हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर बात की थी डिफेक्ट्स के बारे में। आपको सिखाया था कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अंदर जो इर्रेगुलरिटी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली हम डिफेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरे कौन होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने लास्ट क्लास दो डिफेक्ट डिस्कस किए थे। एक था आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा कौन था, फ्रेंकल डिफेक्ट। हमने बात की थी कि बताओ शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर एक लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, है ना, पेयर मिसिंग होता है। दूसरा जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है उसमें एक कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइट को छोड़कर कहाँ पर आ जाता है, दूसरी लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है ना। ये हमने डिस्कस किया था। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों ही डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव हो जाती है। तीसरी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी कि शॉर्टकी डिफेक्ट वो क्रिस्टल शो करते हैं जिनमें कैटायन और एनायन का दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है या फिर उनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और फ्रेंकल डिफेक्ट वो शो करते हैं जहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ AGBR का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जो कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है। सही बात है। चलो तो आज हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास बात भी की थी, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहाँ पर कैटायन का नंबर एनायन से क्या होगा, ज़्यादा, तो रेशियो सेम नहीं रहेगा तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें कौन से डिफेक्ट बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो पहला था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड था आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इन दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आओ डिस्कस करते हैं क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह से हो सकता है। दो तरह से कैसे हो सकता है कि एक तो क्या हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मेटल आ जाए लैटिस के अंदर, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, कैसे आएगा वो भी आप देख लोगे। या फिर क्या हो, एक कैटायन अपनी जगह को छोड़ के बाहर एक एनायन अपनी जगह को छोड़ के क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो देखो मान लो पहले 50 कैटायन 50 एनायन थे, अगर बाहर से कैटायन आ गया तो 51 कैटायंस और 50 एनायंस, कैटायन बढ़ गया। या फिर 50 कैटायंस 50 एनायंस, एक एनायन अपनी जगह छोड़कर बाहर चला गया तो 50 कैटायंस और 49 एनायंस। फिर से बताओ किसका नंबर ज़्यादा हो चुका है, कैटायंस का नंबर ज़्यादा हो चुका है ना। तो देखो इनको ना आपको रटना नहीं, आपको समझना है, तभी आपको याद रहेंगे, वरना तो भूल जाओ, रट के तो आप कंफ्यूज ही होगे इसके अंदर। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से क्या होता हो, ज़्यादा। आप अपने याद रखने के लिए इसको रख सकते हो कि नंबर ऑफ कैटायंस here will be greater than number of anions। तो जहां भी आप अपने नोट्स कॉपी कर रहे हो, याद रखने के लिए आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग टू वेज। तो जो पहला तरीका मैंने आपको बताया, व्हेन एन एनायन लीव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइट एंड द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन एनायन इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। सारी कहानी एक साथ ही आगे देखो, समझाता हूं आपको। इसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl। कौन है, NaCl। अगर आप NaCl क्रिस्टल को इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स, मतलब आप NaCl क्रिस्टल के ऊपर आप सोडियम मेटल की वेपर्स पास करोगे तो देखो एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस समझाने के लिए पहले मुझे आपके सामने एक लैटिस बनाना पड़ेगा, दैट वुड बी ऑफ NaCl। तो ऐसा करता हूँ मैं, ये तो आपको लिखवा दूंगा नोट्स में, इसको हटा दो। अपन बात करते हैं काम की। सपोज ये आपके पास NaCl का एक लैटिस है। जैसा कि आप सभी जानते हो NaCl के लैटिस में हर Na+ को चारों तरफ से कौन सराउंड कर रहा होगा, Cl- सराउंड कर रहा होगा। तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये है मान लो आपका Na+, ये कौन है, Cl-, ये कौन है Na+, ये Cl-, ये आपका Na+, ये होगा Cl-, Na+, Cl-, अगेन ये कौन होगा आपका Cl-, इधर कौन आ गया Na+,
इधर आ गया Cl माइनस, और इधर कौन होगा Na प्लस। ठीक है, अब आप जैसे इसके ऊपर सोडियम वेपर्स पास करोगे तो देखो क्या होगा, सोडियम वेपर में जो Na गैस एटम्स हैं वो बनाएंगे Na प्लस गैस प्लस साथ में क्या रिलीज कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। इस Na प्लस से रिएक्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक Cl माइनस डिफ्यूज होकर क्रिस्टल की सरफेस तक जाएगा। ये क्रिस्टल की सरफेस है मान लो, तो क्या होगा, ये जो आपका Cl माइनस आयन है, द Cl माइनस आयन विल डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल के बनते टाइम होता है सब, है ना, बनने के बाद नहीं होता है। क्रिस्टल बन रहा होता है ना जब, तो जगह होती है, Cl माइनस क्या होगा, आपका मूव करके सरफेस की तरफ भागेगा और इस Na प्लस से कंबाइन होना चाहेगा। अब जैसे ही देखो ये Cl माइनस यहां से गया, यहां पर क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। और देखो जैसे यहां से Cl माइनस गया, इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है और नेगेटिव अमाउंट चार्ज का अमाउंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। जैसे मैंने आपको सिखाया, डिफेक्ट्स में हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो जैसे ये Cl माइनस गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज होगा और इस एनायन की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज इन द क्रिस्टल to occupy the vacancy created at the place of anion। तो एनायन की जगह पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएगा, और जैसे ये जगह क्रिएट हुई, इस लैटिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जाएगी। ये लैटिस कलर शो करना शुरू कर देगा। क्या शो कर देगा, कलर शो करना शुरू कर देगा। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन वाली साइट बनी, इसको हम बोलते हैं कलर सेंटर। क्या बोलते हैं, कलर सेंटर, या फिर हम इसे एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर, दैट इज एफ सेंटर। इसको हम एफ सेंटर क्यों बोलते हैं, इसका एक जर्मन वर्ड होता है फर्बेनजेंटर। क्या होता है, फर्बेनजेंटर, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। तो यहां से उठाया गया वर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एफ सेंटर होता है। तो इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है, लैटिस में से एक एनायन गायब हो जाता है। अब समरी समझो, एक एनायन गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करेगा, इस वैकेंसी का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, कलर सेंटर या फिर एफ सेंटर रखा है। इसकी वजह से ये क्रिस्टल कलर शो करना शुरू कर देता है। अगर मैं आपसे कलर की बात करूं तो NaCl नॉर्मली होता है वाइट, और जैसे आप इसे हीट करोगे, हीट करने पर आपका NaCl कैसा हो जाता है, येलो। तो क्यों होता है, क्योंकि इसको हीट करने पर यहां पर क्या बन जाता है, एफ सेंटर बन जाता है। तो क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, ये कलर शो करता है। मतलब बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 Na प्लस, 1 2 3 4 5 Cl में। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे निकालते नहीं है, मैं तो बताना चाह रहा हूँ कुछ। आपके पास 6 Na प्लस है और 5 Cl माइनस है। अगर आप कन्वर्ट करो तो Na 1.2 Cl1, इस तरह का कुछ रेशियो आपके पास बनेगा। वैसे सही नहीं है, मतलब ऐसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो होता क्या है, कैटायन एनायन का नंबर डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन से कंपाउंड्स बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आप ये डायग्राम बनाए, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। हो गया, चलो एक और काम की चीज जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने से कि कलर शो करना शुरू कर देगा। तो देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया 11th क्लास में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब तो गया है ना, और फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ते हो। इसका ध्यान रखना, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी लेगा और क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा एक हायर एनर्जी लेवल में।
जैसा कि आप जानते हो जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए स्टे करेगा और जब वापस से नीचे आएगा तो एनर्जी वापस से एमिट करेगा। तो वो जो एनर्जी एमिट करता है वो आपको क्या होती है, एनर्जी एमिट करेगा तो वेवलेंथ एमिट करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग विजिबल रीजन में आपको एक कलर दिखाई देगा। तो इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के आने से ये क्रिस्टल क्या करता है, कलर शो करना शुरू कर देता है। कलर आपके सामने है, वाइट NaCl को हीट करोगे तो वो कैसा हो जाता है, येलो। तो ये आप ध्यान दें कि कलर क्यों शो करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द F सेंटर absorbs energy from एक्सटर्नल सोर्स लिख लो, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स and get excited to a higher energy level. ठीक, और जब ये वापस आता है and when it returns back, obviously बताओ ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। when it returns back it emits energy in the form of it emits energy which is observed in the form of color in visible region, है ना। बेसिकली ये जो भी एनर्जी एमिट करेगा उससे एक वेवलेंथ एमिट होगी और वो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका कलर होगा। तो ध्यान रखना F सेंटर की वजह से कलर क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा। जब वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उसकी वजह से आपको विजिबल रीजन में कलर दिखाई देता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2-3 तरह के, कि F सेंटर क्या होता है, दूसरा कलर क्यों शो करता है, तीसरा कलर्स आपको याद रखने चाहिए। तो एक ही लिखा हुआ है NaCl, कुछ कलर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने। तो आओ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको कौन कौन से कलर्स याद रखने हैं। पहला तो आपका क्रिस्टल, जो चीज़ मैंने आपको सिखाई कि ये आपका लैटिस होगा, यहाँ से Cl- डिफ्यूज होकर ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर नीचे आएगा, F सेंटर या फिर कलर सेंटर बन जाएगा। तो डायग्राम आपने बना ही लिया है। दूसरी काम की चीज़, हीट करने पर, ये मिसप्रिंट हो गया, ऑन हीटिंग, हीट करने पर देखो NaCl का कलर कैसा हो जाएगा, येलो, LiCl का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, और KCl का कलर कैसा होता है, वॉयलेट, या फिर आप इसे लिलैक कलर भी बोलते हो। कलर्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक नहीं पूछे गए, मेंस के अंदर कभी भी पूछे जा सकते हैं कि किस क्रिस्टल को हीट करने पर कौन सा कलर आएगा F सेंटर की वजह से, है ना। तो ध्यान देना, 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रिस्टल ऑन हीटिंग शोज दिस कलर टू दिस कलर, विच डिफेक्ट इज प्रेजेंट। तो कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रेजेंट है। कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा, ऑन हीटिंग LiCl चेंजेस टू, ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन ए पिंक, ऑप्शन बी पिंक, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी नो चेंज। बताओ कौन से में कलर होगा, पिंक कलर में चेंज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कभी नहीं पूछा गया है, हो सकता है इस साल आपसे पूछ लें। तो ये था आपका पहला टाइप ऑफ डिफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करने का पहला तरीका क्या था, कैटायंस अनचेंज रहें और एनायन क्या हो जाए, अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाए। इसी डिफेक्ट को दूसरी तरह से शो करने का तरीका क्या है, जितने कैटायन उतने रहें, जितने एनायन हैं उतने ही रहें, लेकिन एक एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ पर आ जाए, इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए। तो आओ डिस्कस करते हैं उसी को। देखो, दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। तो देखो, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये जिंक का क्रिस्टल है, जैसे आप ये रिएक्शन देख रहे हो। जब हम जिंक को हीट करते हैं, ZnO सॉलिड को, तो ZnO सॉलिड को हीट करने पर क्या होता है, आपके पास Zn सॉलिड बनता है, और इस Zn सॉलिड को आप हीट कर रहे हो तो ये क्या करता है, Zn2+ के बनाकर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, 2। तो आपने जिस ZnO क्रिस्टल को हीट किया उसमें से क्या होगा, Zn2+ बन जाएगा। ये Zn2+ बाहर नहीं जाकर क्रिस्टल में ही क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है।
किसको ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब देखो आपके लैटिस के अंदर एक एक्स्ट्रा कैटायन आ चुका है, तो ऑब्वियसली कैटायन आयन का नंबर क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आया ये अपने साथ 2 यूनिट का चार्ज भी लेकर आ रहा है, +2 आ रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहनी है, मेंटेन रहनी है। तो अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी है तो साथ साथ वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में निकले थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी पड़ोस वाली एडजेसेंट पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो देखो ये फिर से वही एफ सेंटर जैसी चीज बन गई ना। इसीलिए फिर से यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका ZnO क्रिस्टल है, ZnO का क्रिस्टल कैसा होता है, वाइट, कैसा होता है, वाइट। लेकिन अगर आप इसे हीट कर दो तो हीट करने पर ये कैसा हो जाता है, येलो। और अगेन इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में अगर भी आपसे ये पूछ ले कि एक सॉलिड को हीट करने पर वो कलर चेंज शो कर रहा है, तो उसका एकमात्र रीजन क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। सही है। तो पहले तो आप लिख लो इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट इन द लैटिस and to maintain the electrical neutrality the adjacent interstitial sites are occupied by electrons in the crystal, है ना। डेफिनेशन आप लिख लेना, साथ में रिएक्शन लिख दो और उसके बाद ये आप अपना डायग्राम बना लो। तो एक एक्स्ट्रा जिंक ने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आसपास में क्या आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ये ध्यान रखें, ZnO हीट करने पर कैसा हो जाता है, येलो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। कर लेंगे। तो ये थे अपने 2 टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले टाइप के 2 टाइप थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये तो आपने लिख लिया है ना, ये मैंने लिखवाई दिया आपको। चलो, ये होता है आपका सेकेंड डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम पहले ही मिल गया है, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं कुछ अलग तरीके से इसकी। देखो क्या होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, नाम से तो लग रहा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पर क्या होगा, कैटायंस का नंबर कम हो जाएगा और एनायंस का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। होगा कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, लैटिस होगा। जैसे ये FeO का लैटिस है ना। FeO के लैटिस में क्या होंगे, आपके पास Fe2+ आयंस होंगे। तो इसके 2 डायग्राम बनाते हैं, एक तो जो बनाया है वो, दूसरा मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। बहुत आसान है, बस इसकी एक कंडीशन है वो आपको याद रखनी है और वो कभी नहीं पूछी गई है, कभी भी पूछी जा सकती है। देखो Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, यहाँ कौन आएगा Fe2+, यहाँ कौन आएगा O2-, यहाँ कौन आएगा Fe2+ O2-। फिर से चलते चलो, Fe2+, O2-, Fe2+ एंड O2-। सही ना। अब क्या होगा यहाँ पर, इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है कि एक कैटायन अपनी जगह से गायब हो जाता है। ठीक है, चलो इसको तो यहीं रखते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ, दूसरा डायग्राम बना लेना, या मेरे को डायग्राम इसी के जैसा बनाना था तो कोई बात नहीं, बना देता हूँ। एक काम कर लो, एक आइटम और बढ़ा दो, तो ये आएगा Fe2+, ये आएगा O2- और ये आएगा आपका Fe2+। अब क्या होगा, इस लैटिस में से एक कैटायन अपनी नॉर्मल जगह को छोड़कर गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कैटायन हो चुका है मिसिंग, जो कि आपको उस डायग्राम में भी दिख रहा होगा है। जैसे यहाँ से कैटायन मिस हुआ, देखो 2 यूनिट का चार्ज चला गया। कितने यूनिट का चार्ज चला गया, +2 यूनिट का चार्ज चला गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाते हैं, बाकी Fe2+ एटम्स उठाते हैं। कौन उठाता है, बाकी Fe2+। बताओ कितने यूनिट का चार्ज गया यहाँ से, 2 यूनिट। तो उस 2 यूनिट को बैलेंस करने के लिए इनमें से ये Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+। और
कोई एक और Fe2+, जैसे मान लो ये वाला कन्वर्ट किया मैंने, तो ये Fe2+ भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से इसकी जो जगह खाली हुई उससे इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देखो +2 चार्ज वापस से क्या हो चुका है, मेंटेन हो चुका है। लेकिन अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, वो क्रिस्टल जिसमें पहले सिर्फ Fe2+ आयंस थे, अब उसके अंदर Fe3+ आयंस भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो यहाँ पर दो तरह के आयन आ गए हैं, क्रिस्टल की जो स्टोइक्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे होगी, कोई भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा, पर बताओ पहले कि आपको बात समझ में आती है। इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन अपनी जगह छोड़ जाएगा, जैसे अपनी जगह छोड़ेगा उसकी वजह से चार्ज चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो बचे हुए कैटायंस हैं वो अपने चार्ज को बढ़ा लेंगे। ध्यान देना, अपनी वैलेंसी बढ़ा दी, +2 से कहाँ पहुँच गया, +3। इसलिए इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी कंडीशन। इस तरह का डिफेक्ट सिर्फ वो मेटल शो कर सकते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। कौन शो कर सकते हैं, वेरिएबल वैलेंसी, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होती है, लाइक Fe +2 +3, लाइक निकल +2 +4, लाइक क्रोमियम +2 +3 +6, लाइक जिंक अगर मैं बोलूँ ZnO, तो ZnO इस डिफेक्ट को शो नहीं कर सकता है, क्योंकि Zn की वैलेंसी होती है फिक्स्ड +2, उसकी वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ऑप्शन ए FeO, ऑप्शन बी NiO, ऑप्शन सी CuO, ऑप्शन डी ZnO। तो ZnO शो नहीं करेगा, CuO तो कर सकता है, क्योंकि कॉपर +1 और +2 क्या करता है, दोनों स्टेट शो करता है। आई बात समझ में। तो पहले तो आप ये वाला डायग्राम बनाएं, फिर इसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाएं, और उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, FeO, NiO, CuO भी आप चाहो तो उसमें ऐड कर सकते हो। इन जनरल ये दोनों शो करते हैं, तो आपको एक छोटा मोटा एग्जाम्पल याद रखना है। और उसके अलावा आपको ये जो मैंने बोला उसी को लिखने की बात है। तो ऐसा करो, पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो, तो देखो जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, पहली बात कब होता है, तो व्हेन अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस साइट एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल अदर कैटायन एक्वायर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। सही है। सेकेंड चीज मैं आपसे बोला था, दिस डिफेक्ट कैन ओनली बी शोन बाय दोज कंपाउंड इन विच मेटल एटम कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, यानी इन जनरल जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वही क्या कर सकती हैं, ये वाला डिफेक्ट शो कर सकती है। तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखो हमने क्या बोला, मेटल की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब सारी कहानी तो अपन ने सीख ली है, दोबारा चलते हैं शुरुआत में, जैसा ये दिख रहा होगा लैटिस आपको Fe2+। अब मेटल डेफिशिएंसी आपको बताना है। तो देखो एक तरीका तो हो गया कि मेटल गायब हो, बताओ दूसरा तरीका मेटल कम होने का क्या हो सकता है, कि एक एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, और वो एक्स्ट्रा एनायन कौन सी साइट को ऑक्यूपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट को। तो देखो अब एनायंस का नंबर बढ़ गया है और कैटायन का नंबर रिलेटिवली क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अगर एक एक्स्ट्रा एनायन इंटरस्टिशियल साइट में आकर बैठ जाए तो उसे भी हम कौन सा डिफेक्ट बोल सकते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन ये ऑन पेपर होता है, थ्योरेटिकली हम इसको बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये डिफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा था एनायन का साइज जनरली क्या होता है, बड़ा। तो बड़े साइज का आयन कभी भी इंटरस्टिशियल साइट में फिट बैठेगा ही नहीं, वो उस इंटरस्टिशियल साइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब वो लैटिस की पैकिंग को खराब कर देगा। इसलिए सिंस एनायन का साइज बड़ा होता है, तो जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एनायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, बट it is generally not observed in a lattice due to large size of ions। समझ में आ रही ना बात आपको। इस तरह से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को शो करने का एक ही तरीका है, जब कैटायन क्या हो, अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से भाग जाए। तो आओ अब हमने इन आज के लेक्चर में जो डिफेक्ट्स पढ़े और जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, एक बार उन सबको कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखने की है। तो देखो हमने पढ़े थे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आपके पास दो तरह के होते हैं,
एक तो कौन से होते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरे कौन से होते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। सही है। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपने दो तरह के डिफेक्ट्स पढ़े थे, एक शॉटकी और एक फ्रैंकल। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेना इनके लिए। मैं बोल रहा हूं, आप वो कंडीशन अपने आप लिख लेना पीछे के पेजेस में देखकर। पहले लिखना शॉटकी कब होता है, तो जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होते हैं। फिर लिखना फ्रैंकल कब होता है, जब एक कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा था, शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, दोनों के अंदर ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इंप्रूव हो जाती है, तो वो अपना पॉइंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ये कौन शो करते हैं जहां पर कैटायन और एनायन की रेडियस अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम, जबकि ये कौन शो करता है जहां पर कैटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा। जिसमें काम की चीज थी याद रखने की, एजीबीआर दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है, सही ना। फिर हमने बात की थी नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस का मतलब क्या, जब कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से ज्यादा हो, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी, जब कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से क्या हो, कम। ये भी दो तरीके से ऑब्जर्व होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल NaCl में क्या होगा, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस, तो एनायन मिस हो गया तो कैटायन का नंबर अपने आप ही ज्यादा होगा। दूसरा, एक्स्ट्रा कैटायन ZNO, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ठीक, यहां पे एफ सेंटर क्रिएट होता है, लैटिस कलर चेंज करता है, यहां पर भी एफ सेंटर की इक्विवेलेंट एक स्ट्रक्चर बनती है और यहां पर भी कलर चेंज होता है। NaCl व्हाइट से येलो, LiCl भूल गए पिंक, और KCl क्या होता है, वॉयलेट कलर में चेंज होता है, जिसे हम लाइलैक कलर भी बोलते हैं, लाइलैक, लिलैक, जो भी बोलना चाहो। मेटल डेफिशिएंसी शो करने का एक ही तरीका है, क्या कि एक कैटायन मिसिंग है, मिसिंग कैटायन, और उसकी जगह पर दूसरे कैटायन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो अदर कैटायंस ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से आप इन सारे डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हो, एक पेज के अंदर बनाकर याद रख सकते हो। सही है, कर लोगे। चलो, तो इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे थ्योरेटिकल वो खत्म हो चुके हैं। अब मुझे आपसे एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी है, जो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन उससे पहले कुछ एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँ, ताकि इनके ऊपर आने न्यूमेरिकल से आप डील कर सको। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये तो आप बना ही लोगे। देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये 10 - 3 नहीं, 10 to the power -3 है, मिसप्रिंट हो गया है। इसमें क्या कह रहा है, देखो, ये इसको हम बोलते हैं डोपिंग डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, डोपिंग डिफेक्ट। तो डोपिंग आप सीखोगे फिजिक्स में, जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे। दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, P टाइप और N टाइप, हो सकता है आपने पढ़े हुए भी हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम एक क्रिस्टल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है जर्मेनियम, इस क्रिस्टल के अंदर हम एक इम्प्योरिटी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोरोन। तो जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि बोरोन के वैलेंस शेल में क्या हो सकता, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बोरोन क्या होंगे, ऐसे इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो एक बोरोन नहीं बना पाएगा, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होल, तो होल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होते हैं, P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। खैर मुझे वहां नहीं जाना है, बाहर में जाना दो उसको, हम तो यहाँ आते हैं। कह रहा है NaCl का एक क्रिस्टल है, तो NaCl का आप क्रिस्टल बना लो एक छोटा सा। तो ये Na+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, अगेन ये आपका बना Cl-, Na+, Cl-, Na+, इस तरह चलता रहेगा, है ना, बनाते रहना। अब आप देखो, इसके अंदर आपने SrCl2 को डोप किया है कितना, 10 to the power -3 मोल%। पहली बात तो इसको आप मोल में बदल लो, तो ये बन जाएगा 10 to the power -5 मोल SrCl2।
सही ना। टोटल 100 मोल मान लो, तो 100 मोल का 10⁻³ मोल परसेंट कितना होता है। ये जो SrCl2 प्लस है, ये बताओ क्या बनाएगा, Sr2 प्लस। तो इससे आपको 10⁻5 मोल Sr2 प्लस मिलेंगे। सही है। ये Sr2 प्लस जब इस क्रिस्टल में जाएगा तो ये कैटायन की जगह को ऑक्यूपाई करेगा, यानी इस Na प्लस को एक Sr2 प्लस रिप्लेस कर देगा, करेगा। बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही या नहीं, नहीं रही ना, डिस्टर्ब हो गई। कैसे हो गई, एक प्लस चार्ज गया और 2 प्लस चार्ज आ गए, तो 2 प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक Na प्लस को और जाना पड़ेगा। बोलो क्या मैं यहां तक सही हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पर एक Sr2 प्लस ऐड किया है तो एक Sr2 प्लस ने एक Na प्लस की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये वैकेंसी तो हो गई फिल। लेकिन देखो एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, यानी हर एक Sr2 प्लस आयन के लिए आपको एक वैकेंसी मिलेगी। तो मिलेगी, बताओ आपने कितना ऐड किया है, 10⁻5 मोल। चाहो तो मोल से कर लो, ऐसा कर लो 10⁻5 मोल को मैं 10⁻5 NaSr2 प्लस लिख सकता हूं। तो जब आपने 10⁻5 NaSr2 प्लस आयंस ऐड किए हैं, तो जितने आयंस ऐड किए हैं उतनी ही आपको वैकेंसी मिल जाएगी, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.02 इंटू 10⁻18 वैकेंसीज। तो इतनी वैकेंसीज आपके पास क्रिएट हो जाएंगी। आ रही बात समझ में। तो क्या किया आपने, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 को डोप किया है, अपर को क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनानी है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए एक Na प्लस तो यहाँ से जाएगा, एक और एक्स्ट्रा Na प्लस जाएगा, हर Sr2 प्लस के लिए एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जितने Sr2 प्लस आपने ऐड किए उतनी ही वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। सही है, कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, द कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe.93। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। बोलेगा परसेंटेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe3 प्लस विल बी। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था डिफेक्ट के अंदर भी, Fe 0.93O है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। देखो कैटायन का नंबर एनायन से कम है, इसलिए इसको हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे। तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कुछ Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe3 प्लस में। तो यहाँ पर Fe2 प्लस भी है और Fe3 प्लस भी है। सही है। अब आपको दोनों का परसेंटेज बताना है। तो देखो टोटल आयरन कितना है, 0.93। 0.93 में से मान लो यह है x, कौन बताना, Fe3 प्लस बताना, तो Fe3 प्लस को मान लो x। अब बताओ अगर 0.93 में से ये x है तो बताओ 0.93 माइनस x बनेगा Fe2 प्लस। जैसा मैंने आपसे कहा डिफेक्ट कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। और अगर मेंटेन रहेगी तो करो मेंटेन। बताओ टोटल +2 चार्ज कितना, तो 2 इंटू 0.93 माइनस x। सही है। बताओ टोटल +3 चार्ज कितना, 3 इंटू x। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 इज इक्वल्स टू 0। टोटल कैटायनिक चार्ज माइनस टोटल एनायनिक चार्ज शुड बी 0 आना चाहिए। यहां से आप निकाल लो वैल्यू x की। तो थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो ये बनेगा 2 इंटू 0.93 दैट वुड बी 1.86 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x में से 2x क्या बचेगा x, 2 में से 1.86 गया तो 0.14, x की वैल्यू आ जाएगी 0.14। अगर x की वैल्यू 0.14 है तो बताओ परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कितना आएगा, नंबर ऑफ Fe3 प्लस 0.14 अपॉन टोटल आयरन 0.93 इंटू 100। और यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छे टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड देगा, उसमें 2 तरह के कैटायंस होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, नेट चार्ज को बैलेंस करके कैटायन का नंबर निकालना है और फिर उसका परसेंटेज आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आसान था ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके ऊपर, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिफेक्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। सही है। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जो मैं आपसे कह रहा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप फटाफट से कवर करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को।
या फिजिक्स में भी पढ़ोगे दोबारा, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा तो और भी अच्छी बात है। मैग्नेटिक कैरेक्टर के हिसाब से हम सब्सटेंसेस को 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड साथ में क्या होता है, फेरीमैग्नेटिक। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आप पहले से ही जानते होंगे। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली नहीं, कैसा होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स जिनमें जनरेट हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर किसी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं Fe2+, तो देखो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2। जब आप Fe2+ बनाओगे तो वो क्या बनेगा, 3d6 बनेगा। तो 3d6 अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, बताओ क्या आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल है, मतलब वो नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, लाइक NO, लाइक NO2, लाइक ClO2, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी हैं क्योंकि इनके अंदर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑड। 7 + 8 15, 7 + 16 23, 17 + 16 33, सब में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ऑड इलेक्ट्रॉन्स को आप कभी भी पेयर नहीं कर सकते हो। ये सब सब्सटेंस नेचर में कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। खैर हम इनऑर्गेनिक में चले गए, हम तो यहाँ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, TiO, VO2, CO, Fe2O3 एक्सेट्रा, सब नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। सेकेंड इज डायमैग्नेटिक। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। जो अट्रैक्ट नहीं होंगे वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे TiO2 और NaCl, TiO2। ध्यान दो, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2, है ना। तो जब Ti+2 स्टेट में है तो ये बचेगा 3d2, देखो -2 को बैलेंस करने के लिए +2। जब Ti आपका +4 स्टेट में आ जाएगा तो सब गायब हो जाएगा, बचेगा 3s2 3p6। इससे पहले 3p6 आता है। तो देखो Ti+4 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि Ti+2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेचर में कैसा होगा, पैरा, और ये नेचर में कैसा होगा, डाई। तो ये रटने नहीं है, आपको जो कंपाउंड दिया है उसमें कैटायन के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरा होगा, नहीं है तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पता नहीं कितनी बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। चलो जो आपको याद रखने की चीजें वो आ रही है आगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो डायग्राम भी ले लेता हूँ, डेफिनेशन आ गई साथ में। तो देखो होता क्या है, ये भी आपने अगर फिजिक्स पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करते रहते हैं। तो इनके स्पिन की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या आप इसको सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, इसका फॉर्मूला आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो अब ध्यान दें क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से ही हम इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं, ऐसे रैंडम कुछ भी। तो जो आपको ये एरो बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है और इनको हम प्यार से बुलाते हैं डोमेन्स। क्या बुलाते हैं, डोमेन। ये एक डोमेन, ये दूसरा डोमेन, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जनरेट होते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है तब तक सारे डोमेन रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। सॉरी, शायद मैं इलेक्ट्रिक बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुआ है ये सब इस तरह से रैंडम होते हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर अगर सारे डोमेन एक डायरेक्शन में आ गए,
ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो पढ़ो डेफिनेशन, इफ ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अलाइनमेंट रिमेन्स सेम इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। एंड दीज सब्सटेंसेस आर परमानेंट मैग्नेट्स, ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। ठीक, दूसरी चीज जिनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो इतनी सी है, ये हमेशा क्या होते हैं, आपके परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपके पास जो सेकंड कैटेगरी बनती है वो बनती है एंटी फेरोमैग्नेटिक की। तो अब फेरोमैग्नेटिक पढ़ लिया ना, तो नाम से पता लग रहा है एंटी, जहां फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, आधे डोमेन इस डायरेक्शन में होंगे और बाकी के आधे उस डायरेक्शन में होंगे। बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल जाएगा आपको, 0। मतलब नेचर में आपका सब्सटेंस ये कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। ऑल्दो इसमें डोमेन्स हैं लेकिन सारे डोमेन्स क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल आपको रटने पड़ेंगे, MnO, Mn2O3। सही है, डायग्राम, 3 डोमेन इधर 3 डोमेन उधर, एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करेंगे, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0, और ये नेचर में कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। तो ये एग्जांपल्स ध्यान रखें, इतना सा आपको रटना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक, लास्ट एक और कहाँ गया, चलो एक और मिसिंग है, मैं बताता हूँ आपको, मिसिंग तो नहीं होना चाहिए। चलो एक और होता है फेरी मैग्नेटिक, मैं आपको ये बता देता हूँ। फेरी मैग्नेटिक में भी क्या होगा, डोमेन्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाते अलाइन होंगे, लेकिन नंबर होगा अनइक्वल। अनइक्वल कैसे होगा, जैसे मान लो आपके पास 5 डोमेन थे, तो होगा क्या, 5 में से 3 डोमेन तो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे और 2 डोमेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यानी अनइक्वल नंबर में डोमेन्स क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो देखो नेट रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक बोलते हैं। आई थिंक स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, मैं अरेंज कर देता हूं, जब तक आप ये कॉपी कर लो। तो देखो जैसे आपको सिखाया, फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले रैंडम था अरेंजमेंट, मतलब ये भी गलत बना हुआ डायग्राम, सही नहीं है। आप ऐसा करना, इनको ऐसे कर लेना, इधर इसको भी बनाना इधर, इसको भी बनाना इधर, और इन दोनों को बना देना उल्टा। बना दोगे ना, इन सबकी डायरेक्शन इधर कर दो और इन दोनों डायरेक्शन अपोजिट कर दो। देखो नेट म्यू 0 नहीं आएगा क्योंकि 3 डोमेन्स इधर है और 2 डोमेन इधर हैं। तो अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, इसलिए नेट रिजल्टेंट क्या आता है, कुछ ना कुछ आएगा। नेचर में सब्सटेंस कैसे होंगे, मैग्नेटिक, इसका एग्जांपल है मैग्नेटाइट और ये फेराइट्स। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है फेराइट्स, इनको अपन मेटलर्जी के अंदर भी पढ़ते हैं। MgFe2O4, ZnFe2O4, ऐसा कोई भी और जिसमें Fe2O4 यूनिट बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फेराइट्स। एक तो आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल याद रखना है, MnO और Mn2O3, और एक आपको फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल याद रखना है। रख लोगे। एक और छोटी सी चीज़, ये एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल पर प्रेशर लगाने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए, स्ट्रेन लगाने पर, फोर्स लगाने पर, प्रेशर लगाने पर, तो इस फिनोमिना को हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो इफ अ मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन अप्लाइंग प्रेशर और मैकेनिकल स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये गलत लिखा हुआ है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ध्यान रखें, ये एक टर्म है आपके पास जो आपको याद रखना होगा। प्रेशर लगाने पर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसे हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें आई थिंक आप क्वार्ट्ज बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। तो PbZrO3, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और क्वार्ट्ज, ये 3 आपके कंपाउंड्स हैं जो किसकी तरह काम कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं।
सही है। तो ये था आपका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। अभी अपना ना एक टॉपिक और बच रहा है, छोटा सा है 10-15 मिनट का, उसको मैं एक स्पेशल वीडियो में डाल दूंगा, मतलब इसके जस्ट बाद, क्योंकि अब चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, वो वैसे भी सिलेबस में नहीं है लेकिन कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाता है, इसलिए मैं उसको अगले पार्ट के अंदर वीडियो में डाल दूंगा। हाल फिलहाल अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई, उनके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये जो आपके फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप इनको हीट करते हो तो ये अपना कैरेक्टर लूज करते हैं और नेचर में कैसे बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी भी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो वो अपना फेरीमैग्नेटिज्म लूज कर देगा। सिंस उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही, फिर वो फेरीमैग्नेटिक की जगह किसकी तरह काम करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये तो गलत हो गया। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर नॉट कैंसल्ड बाई। ये तो गलत है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये गलत है। ये सही है। फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और हटाने के बाद भी उसी डायरेक्शन में बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। तो ये होते हैं आपके पास 5 कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरा, डाई, फेरी, एंटी फेरी एंड फेरो। सॉरी उल्टा बोल गया, पैरा, डाई, फेरो, एंटी फेरो और फेरी, है ना। 5 आपके पास प्रॉपर्टीज मटेरियल होते हैं, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। यहीं पे हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम ब्रैग्स इक्वेशन की बात करेंगे।